नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग मस्त खुश बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास जो है चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारा रिविजन का क्लास है। रिविजन में आज हमारा पहला मैराथन होने वाला है। और इसके पहले हमने क्या है, पैडागोजी सॉल्व करने के लिए, मतलब शिक्षण सॉल्व करने के लिए आप लोग को हमने क्या है 50+ पॉजिटिव वर्ड मतलब टैग वर्ड और 30+ नेगेटिव वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसको पढ़ने के बाद आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जिससे कि शिक्षण को आप कम समय में बहुत सारे ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं और अपने आंसर तक बहुत जल्दी से क्या है पहुंच सकते हैं। तो पैडागोजी सॉल्व करने के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बावजूद भी हम बता रहे हैं कि साइकोलॉजी का जो हमारा चलेगा, जो साइकोलॉजी हमारा अभी आज ही हमारा साइकोलॉजी का होने वाला है। साइकोलॉजी के बाद फिर क्या, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आपकी जो पैडागोजी है ना, पैडागोजी को भी हम हिंदी का अलग, मैथ का अलग, ईवीएस का अलग, एक एक दो दो मैराथन क्या है आपको हम देंगे। तो सीटेट अगर पास करना भैया तो कंटिन्यू आप बने रहिए, ठीक है। आप इसको पढ़ने के बाद जो भी आपके पास पेपर है, सीटेट का जो भी ऑनलाइन पेपर है चाहे ऑफलाइन, जो भी आपके पास पेपर है, उस प्रैक्टिस सेट को और उस पेपर को पढ़ने के बाद आप सॉल्व करिए। अगर नहीं बेनिफिट मिलेगा तब फिर बताइएगा, ठीक है। ये जो पैटर्न है, पैटर्न के आधार पर ही सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उसी के आधार पर ही है। तो आज साइकोलॉजी का हमारा पहला क्लास है। हम इसमें पढ़ने वाले क्या कि विकास और वृद्धि क्या होता है। बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछ रहा है, जितना बार ऑनलाइन पेपर में जो भी 23, 22, 21 पेपर जो भी हुए हैं, सब पेपर में क्या विकास और वृद्धि बहुत बार पूछा है, विकास और वृद्धि। तो आज हम पढ़ेंगे विकास और वृद्धि, अवस्थाएं क्या होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है, बालक के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब बालक के अंदर समाज के लिए कैसे तैयार किया जाता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम क्या है क्लियर बात करने वाले। तो क्या बात करेंगे भैया, क्या होता है अवस्था, विकास और वृद्धि, अवस्थाओं के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था होता है लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। तो तीनों अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, चारों अवस्थाओं के बारे में, गर्भावस्था और इसी बात समाजीकरण और क्या है व्यक्तिक विभिन्नता। तो चलिए ज्यादा देर बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले भैया विकास की अवधारणा आप स्क्रीन पे देख रही है कंटिन्यू, ठीक है। क्या है विकास की अवधारणा, दिख रहा होगा कि विकास की अवधारणा मतलब विकास क्या है, विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को हासिल करता है। विकास क्या है, विकास एक ऐसी क्षमता है जिसके वर्ग क्या है, जब कोई ज्ञान हम अर्जित करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आता है परिवर्तन, वो विकास के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं विकास एक क्रमिक परिवर्तन मतलब लगातार आपके अंदर विकास, क्रमिक मतलब लगातार आपके अंदर क्या लगातार विकास हो रहे हैं, मतलब क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप, मतलब विकास के फलस्वरूप मतलब जब आपके अंदर जब कोई चीज सीख लेंगे तो उसके फलस्वरूप आपके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं को हासिल करता है। अच्छा अगला क्या कर सकते हैं, विकास जब हमारा मानसिक सामाजिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब हम उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं, किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाना क्या कहलाता है परिपक्वता। किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाना क्या कहलाता है परिपक्वता। तो मतलब सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांवेगिक रूप से, ठीक है। अगर हम क्या परिपक्व हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है विकास कहलाता है। ये विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संवेग मतलब क्या होता है, सुख दुख मतलब क्रोध, ये सब क्या होते हैं संवेग होते हैं। सामाजिक मतलब समाज में कैसे आपको रहना है, किससे कैसे बात करना है, बड़ों को सम्मान देना है, मतलब इन नैतिकता वाले गुण आपके अंदर है कि नहीं, इन सारे पक्षों को ध्यान में देखा जाता है। तो विकास का मतलब होता है जब आपको समाज में रहने के तौर तरीके, और सामाजिक के बाद क्या है मानसिक, आपको क्या है बुद्धि मतलब अपने दिमाग का प्रयोग करना, विचार करना, ये सारी क्षमता आपके अंदर आती है तो क्या आता है विकास के अंतर्गत आता है। अभी वृद्धि क्या कहता है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं वृद्धि। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं वृद्धि। संरचना मतलब जो बाह्य परिवर्तन, जब हमारे में बाह्य परिवर्तन होंगे तो उसे क्या कहेंगे अभिवृद्धि। लेकिन जब हमारे आंतरिक परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे विकास। मतलब विकास को हम देखने के लिए उसके व्यवहार को क्या करेंगे अवलोकन करेंगे। वृद्धि बाहर से दिख जाएगी लेकिन विकास बाहर से नहीं दिख सकता, ठीक है। वृद्धि को क्या है मापा जा सकता है, तौला जा सकता है,
इसको स्पर्श करके हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं छू के। लेकिन विकास क्या है? मापा तौला नहीं जा सकता। ये क्या? मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होती है, जबकि क्या है? विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। आइए तुलना में देख लेते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे। ज्यादा समझने से अच्छा है, ज्यादा चीजें हमको क्या करना है? देखना है, समझना है उसको। कह रहे हैं कि वृद्धि कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब 18 साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, तो वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। तो कुछ समय बाद वृद्धि क्या होती है भैया? रुक जाती है। और जबकि विकास क्या है? आजीवन चलता रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से जब तक वो मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेता तब तक क्या करता है? कुछ न कुछ हो क्या है? उसके अंदर विकास होते रहते हैं। तो विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि क्या कुछ निश्चित समय तक ही होती है। आप जो 18 साल 20 साल का हो भैया ना, वो दोबारा और बढ़िया ना हुई, ठीक है? तो निश्चित समय तक होती है, कुछ समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। अगला कि जो वृद्धि होती है वो क्या होता है? मूर्त होता है। मूर्त मतलब, मूर्त उसे कहते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से, वास्तविक रूप से हम देख सकते हैं, जिसको अपनी आंखों से हम देख सकें, जिसको छू के महसूस कर सकें, वो क्या कहलाएगा? मूर्त। अमूर्त मतलब जिसको हम देख ना सकें, छू के महसूस ना कर सकें, बस अनुभव कर सकते हैं उसके विचारों के, या उसके हाव भाव से, या उसके कार्य करने के तौर तरीके से हम बस ये अनुभव कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर विकास हो रहा है। तो कह सकते हैं अमूर्त मतलब जो चीजें दिखाई दे वो मूर्त होती हैं, अमूर्त जो चीजें दिखाई न देती हैं। बालक के अंदर विकास बाहर से आप नहीं देख सकते, लेकिन वो कार्य करने के तौर तरीके, उसके सोचने विचारने के तौर तरीके से आप ये अनुमान लगाएंगे कि इसके अंदर विकास हो रहा है। तो बात समझ में आई? वृद्धि क्या होता है? मूर्त होता है, जबकि विकास क्या होता है? अमूर्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ शारीरिक, ये क्या होता है? हमने बताया वृद्धि क्या सिर्फ वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, मतलब बाह्य रूप से होती है। और ये क्या होता है? आंतरिक रूप से होती है। क्या होता है? विकास आंतरिक रूप से होता है, लेकिन वृद्धि जो क्या होती है? बाह्य रूप से होती है। आगे देखते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास होता है मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। बात समझ में आई? अब वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, वृद्धि केवल परिणात्मक होता है, माप कर सकता है वृद्धि, मतलब वृद्धि बस शारीरिक रूप से कर सकते हैं, और विकास को मानसिक और क्या है? संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारे किसके अंदर आएंगे? विकास को। अच्छा, विकास जो है क्या? आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है विकास, तो मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास क्या होता है? आंतरिक बाह्य भी होता है, सामाजिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। इसको मापा तौला नहीं जा सकता। माप तौल सकते हैं, लेकिन इसको मापने तौलने के लिए क्या है? थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन जो वृद्धि है इसको मापने तौलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्या? वृद्धि और विकास। अच्छा, वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं। बाल विकास के सिद्धांत, मतलब इसके सिद्धांत क्या है? बालक के सिद्धांत क्या है? एक है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या पाता है? पहला व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिक विभिन्नता हम पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? लिंग, जाति, धर्म, आयु, व्यवसाय, कार्य में जिसमें अंतर पाया जाए उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है? तो किसमें? जाति, धर्म, लिंग, कार्य, सोचने विचारने की क्षमता, इन सब में जब भिन्नता पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिक विभिन्नता। कार्य करने के आधार पे, या लिंग के आधार पे, या जाति के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या संस्कृति के आधार पे, किसी न किसी दो लोगों में क्या पाई जाएगी? व्यक्तिक विभिन्नता। भले दो बच्चे, जो दो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके अंतर्गत क्या पाई जाएगी? व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है? तो कोई भी जुड़वा बच्चा क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर पाई जाएगी व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि दो लोगों में क्या पाना? भिन्नता। दो लोगों में सोचने विचारने कार्य करने की क्षमता, हर एक चीज क्या होती है? अलग अलग होती है। उसी को हम कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। आगे देखिए, अगला है सरल से जटिल। सरल से जटिल का सिद्धांत। बाल विकास में कह रहा है सरल से जटिल का सिद्धांत। मतलब सरल मतलब जो इजी हो, जटिल मतलब जो कठिन हो। ठीक है? तो सरल से जटिल का। निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता क्या? लगातार चलता रहता है। विकास क्या है? लगातार विकास के बारे में पढ़ रहे भैया। तो विकास क्या होता है? लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू। और इसके ऊपर क्या था? सरल से जटिल। जब हम छोटे छोटे सरल चीजों को सीख लेते हैं तो उसी को जोड़ के क्या है? आगे जटिल चीजें हम सीख पाते हैं। बालक को एनसीएफ क्या कहता है? बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है। तो बालक जब पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएंगे, तो पूर्व ज्ञान मतलब जो चीजें सरल होती हैं, बालक जो चीजें सीखा है अगर उससे जोड़ के पढ़ाएंगे कठिन चीज, तो ज्यादा समझ पाएगा और जल्दी समझ पाएगा। तो विकास कैसे होता है?
पहले सरल से जटिल की तरफ होता है और ये लगातार चलता रहता है, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। आगे बढ़े, अगला क्या रहा है, समीप से दूर का सिद्धांत। समीप से दूर का सिद्धांत, पहले विकास जो होता है अपने आसपास चीजों के बारे में, हम कि चाचा दादा मामा मामी, फिर मतलब परिवार के बारे में जानेगा, फिर अपने गांव मोहल्ले के बारे में जानेगा, फिर क्या है अपने शहर के बारे में जानेगा, फिर राज्य के बारे में जानेगा। तो विकास समीप से दूर होता है, पहले स्थानिक चीजों का ज्ञान होता है। क्या होता है, स्थानिक चीजों का विकास होता है, मतलब आसपास की चीजों के बारे में जानता है बच्चा, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या है बाहर की चीजों को जानना प्रारंभ करता है। बात समझ में आई? तो इसे कहेंगे समीप से दूर का सिद्धांत। अगला चक्राकार या वर्तुलाकार। चक्राकार और वर्तुलाकार मतलब एक जगह जो सीखते हैं ना वो कई जगह काम करता है। एक जगह सीखा हुआ ज्ञान कई जगह काम, चक्राकार और वर्तुलाकार। मल्टीपल्स होता है, गुणात्मक होता रहता है। विकास क्या होता है, हमेशा गुणात्मक होता है। अगर कोई आप एक चीज सीखे ना तो उसके आधार पे कई चीजें आप सीख सकते हैं, उसे जोड़ के, उसे क्या कहेंगे, वर्तुला या चक्राकार का सिद्धांत। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास जो कहता है भैया समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब जो आदमी हुई, आदमी का बच्चा जो हुई, मानव के जो बच्चे होंगे मानव की तरह ही सोचेंगे, समझेंगे, विचार करने की क्षमता वो ऐसे ही रहेगी। समान प्रतिमान मतलब समान मतलब समान, प्रतिमान मतलब सेम प्रतिमा दिखने वाली। हाथी के बच्चा का विकास हाथी के बच्चे की तरह होगा, ठीक है, हाथी के बच्चे का विकास हाथी की तरह होगा। उसी तरह मानव का विकास या मानव के बच्चे का विकास मानव की तरह होगा, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो जो जिसके समान दिखेगा उसका विकास उसी के अनुसार होगा। बात समझ में? अगला अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता मतलब जो चीजें आप सीख लिए, अविलोम्यता का सिद्धांत। एक होता है विलोम्यता, एक होता है अविलोम्यता, जो हम पढ़ेंगे क्या जिन प्याजे में। अविलोम्यता का सिद्धांत, तो विकास जो होता है क्या है, लगातार बढ़ता रहता है। अविलोम्यता मतलब किसी एक बिंदु से आगे निकल जाने पर वापस फिर उसी बिंदु पर नहीं आ पाना, क्या कहलाता है, अविलोम्यता। तो जो वृद्धि होती है एक बार जब आपको हो जाती है, 2 साल 4 साल 8 साल के हो जाएंगे तो फिर दोबारा क्या वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जो समय आपके सीखने समझने का है वो अगर एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आ सकता। आप विकास कंटिन्यू आप होगा, लेकिन कुछ समय तक आपका विकास तेजी से होता है, शैशवावस्था बाल्यावस्था में, तो क्या है उसी को कहेंगे अविलोम्यता का सिद्धांत, मतलब वापस फिर से उसी एज में आप नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़े, अगला करें असमान गति का सिद्धांत। और जो सीखते हैं ना भैया, जो विकास होता है ना लगातार तो चलता है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये क्यों होता है? क्योंकि जब उसको उचित वातावरण मिलेगा बालक को तो वहां ज्यादा सीखेगा। तो बालक जहां पे भी रहता है, बच्चा जहां पे भी रहता है, तो जरूर नहीं कंटिन्यू सेम उसको इन्वायरमेंट मिले, जहां पे उसे आजादी होगी, जहां पर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वहां पे ज्यादा सीखेगा। जहां पर उसके बातों को सुना जाए, जहां पर उसके विचारों को महत्व दिया जाए, ठीक है, वहां पे क्या करेगा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। तो ये असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास होता है बच्चे के अंदर वो लगातार तो भैया चलता है, लेकिन लगातार चलने के साथ साथ कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। आप देखते होंगे किसी एज में आप कभी ज्यादा सीख लेते हैं, कहीं पे थोड़ी कम चीजें समझ में आती है, और चीजें वहां पे आपको नहीं समझ में आती हैं जहां पे क्या है आपको लगता है कि थोड़ा सा हम क्या है किसी न किसी तरह से बाधित हैं। और जहां पे आपको खुली आजादी रहेगी, जहां पे लगेगा भैया कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये कहता है असमान गति का सिद्धांत। अगला अंतर संबंधित, और एक जो आप जो चीज सीख रहे हैं वो दूसरा जो सीखने वाले वो दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। कोई भी नई चीज आप सीखेंगे तो नई चीज आप तब सीख पाएंगे जब कोई चीज पुरानी आपको पता हो, क्योंकि नई चीज सिखाने के लिए पुरानी चीजों को जोड़ के ही नई चीजें सिखाई जाती है। तो इसे कहेंगे एक दूसरे से क्या होते हो, संबंधित होते हैं, ठीक है। आप हाथ से खाना खा रहे हैं तो चम्मच से खाना अगर सीखेंगे तो पहले किससे खा रहे थे, हाथ से। तो चम्मच से आप खा रहे हैं तो हाथ और चम्मच कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो कह रहा है अंतर संबंध का सिद्धांत। आगे चलते हैं, चोटी से एड़ी का सिद्धांत। चोटी से एड़ी का सिद्धांत मतलब सर से क्या है नीचे की तरफ विकास करना, चोटी से एड़ी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण मतलब एक एक चीजें हम क्या सीखते जाते हैं, कंटिन्यू एक एक चीजें सीखते जाते हैं। एक ही बार में सारा कुछ हमारा विकास नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा चीजें हम सीखते जाते हैं और वो क्या मल्टीपल्स होते रहते हैं, जिसको हम गुणात्मक कहते हैं। अगला है वंशानुक्रम वातावरण के। अच्छा हाँ भैया, हमने
अभी वंशानुक्रम पढ़ना है ना, तो वंशानुक्रम करना है, उसके बारे में सीख लेंगे। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया जहां पे ज्यादा होगी, मतलब जो चीज है वंशानुक्रम, मतलब हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि हमारे अंदर 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं भैया। तो जो 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं उसमें से उसी का विकास होगा जिसका आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। हमने कहा कि भैया गेहूं का समय है, एक बोरिया गेहूं हम बाजार से खरीद के, महंगा वाला एकदम अच्छा वाला बीज गेहूं का खरीद के लाए, चाहे चना का अच्छा बीज खरीद के लगाए, ठीक है। अगर उसको हमको क्या है रेत में कहीं बो दें, कहीं रेत में उसको बो दें तो क्या जामेगा? नहीं भैया उसका। तो उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। आपके बच्चे, अपने क्या बच्चे के अंदर माँ बाप के गुण आते हैं, तो माँ बाप बहुत बेहतर तरीके से, जो भी हैं माँ बाप अच्छे हैं, उसके माँ बाप के जो भी माँ बाप हैं वो लोग भी अच्छे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवंशिकता चलती रहती है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वंशिकता, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो माँ बाप के द्वारा ही बच्चों के अंदर गुण आते हैं। तो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन उसी का उपज हो सकता है, मतलब वही चीज बाहर निखर के आती है जिसका उसे इन्वायरमेंट मिलता है। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं, वातावरण कहीं ना कहीं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है अनुवंशिकता के लिए। कितना ही अच्छा गेहूं के बीज क्या ने लिया था, गेहूं फसल का चाहे चना के बीज, तब अच्छा चना हुई जब यह वैसे के इन्वायरमेंट मिली। अगर वैसे इन्वायरमेंट ना मिली तो क्या चना बढ़िया से ना फली या गेहूं बढ़िया ना हुई। आगे बढ़िए। निश्चित क्रम का सिद्धांत, और एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। निश्चित क्रम मतलब समझ रहे हैं? अब देखा निश्चित क्रम में आज हम ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, एक क्रम में चलता रहता है। एक में पढ़ा थी, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, एक निश्चित क्रम में क्या होता है, चलता रहता है। आज सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कल सुपर टेट करेंगे, ठीक है। तो ये निश्चित क्रम का सिद्धांत है। और इसमें भविष्यवाणी नहीं करेंगे भैया, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हमको पता भैया तो सीटेट पास होगा तो देगा सुपर टेट, हमको पता है कि आप सीटेट जैसे पास करेंगे उसके बाद देंगे आप सुपर टेट। तो इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते कि नहीं, तो इसे हम कहेंगे भविष्यवाणी का भी सिद्धांत। अच्छा, विकास के आयाम, आइए अगली हेडिंग है विकास का आयाम। विकास का आयाम मतलब होता है भैया क्षेत्र। आयाम मतलब क्या होता है, क्षेत्र, कि विकास कहां कहां से हो सकता है इसके बारे में जानना। विकास कहां कहां से पॉसिबल है, तो इसको कहेंगे विकास का आयाम। क्या कहेंगे, विकास का आयाम। विकास कहां कहां से हो सकता है एक बालक का, उसके बारे में बात करेंगे। शारीरिक विकास कैसे हो सकता है, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। अच्छा, एक एक करके समझते चलते हैं ना। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का मतलब होता है कि आप जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, उसका क्या सही तरीके से यूज कर पाना, शारीरिक विकास। और मानसिक और गत्यात्मक विकास मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है, बाइक चलाने वाला ड्राइवर, कार चलाने वाला, बस चलाने वाला ड्राइवर, ये क्या होता है, गत्यात्मक विकास होता है। मतलब उसमें निपुण होते हैं ड्राइविंग लाइन में, जो वो गत्यात्मक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब मानसिक विकास, दिमाग के यूज कर, कि कब कितना सोचना है, कितना कम सोचना है, कितना ज़्यादा सोचना है, किस पे विचार आप करना है, किस पे विचार नहीं करना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, किसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करें, किसके बारे में कम फोकस करें, ये क्या होगा, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान, जो चीजें हमारे संज्ञान में होगी, और हमारे संज्ञान में क्या होती है भैया, जो हमारे पूर्व ज्ञान में हो। जो चीजें हमारे पूर्व ज्ञान में होती है वही हमारे संज्ञान में होती है, और जो चीज संज्ञान में होती है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, चिंतन। और चिंतन करने के लिए कोई ना कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक या मानसिक चिंतन या मानसिक विकास। सामाजिक विकास, भैया आप समाज में हैं तो जो घर परिवार समाज समुदाय, जिसके द्वारा मतलब समाज में अब वही काम करेंगे जो समाज द्वारा निर्धारित किया गया हो। अगर आप समाज का उल्लंघन करेंगे तो समाज में आप रह नहीं पाएंगे। तो सामाजिक विकास भी इसके अंदर विकास की आयाम है, कि जहाँ से बोलचाल की भाषा, सम्मान की भाषा, सहयोग की भाषा, नैतिकता, ये सारी कहाँ से आती है, हमारी समाज में। जबकि नैतिकता को पहले परिवार से स्टार्ट होता है, फिर विद्यालय, फिर उसके बाद होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता समाज में भी क्या है, बच्चा सीखता है। अगला है संवेगात्मक विकास, मतलब कि करे सामने कितना रोवे क्या। संवेगात्मक विकास मतलब कि आपको कब कितना इमोशनल होना है, कब कितना हैप्पी होना है, इसको कहेंगे संवेगात्मक। कब आपको क्रोधित होना है, ठीक है ना, कब आपको क्रोधित होना है, कब आपको और भी कितनी मात्रा में क्रोधित होना है। तो जिसको संवेग कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है उसे क्या कहेंगे, संवेगात्मक विकास। और संवेग के अंदर क्या जाएगा, क्रोध होता है ना, गुस्सा होना, रोना, ठीक है, घृणा करना, तीन जो होता है ना, ये उसके अंदर जैसे रोना, हंसना, क्रोध, तो ये सब जो होते कंट्रोल
कितने हद तक आपको किसके सामने आपको प्रेजेंट करना है अपने संवेग को, इस पे कंट्रोलिंग होता है कि भैया मेहरारू के आदमी के सामने कितना रोवे क्या है कि काम निकल जाए, ठीक है। तो वो अपने कंट्रोल आगे कह रहे सामने रो तुम्हारा काम हो, क्या सामने रो तुम्हारा काम ना हो, या किस पे गुस्सा होना है किस पे नहीं होना है, इन सारे चीजों क्या होते हैं संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो संवेग पे अपना कंट्रोल पाना ही क्या कहलाता है, संवेगात्मक विकास। और संवेग मतलब रोना, हंसना, ठीक है, गुस्सा होना, इन सारी चीजों के अंतर्गत आएगा। आगे नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब होता है भैया कि जो घर परिवार समुदाय समाज द्वारा जो नैतिकता बनाई गई है, और नैतिकता होता क्या है कि वही काम करना जो घर परिवार समाज के लिए क्या हो, हानिकारक ना हो। जो समाज ने, परिवार ने, जो कानून ने, जो राज्य, जो देश ने निर्धारित किया है, जो भी मापदंड, उस मापदंड या उस दायरे को मानते हुए क्या करना है, उसमें निवास करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, नैतिक विकास। भाषा विकास भैया मतलब आप भाषा में बोलने में निपुण हो, जैसे कवि, राजनेता, इनके अंदर क्या होता है, भाषा का विकास ज्यादा होता है। साधु संत, तो जिसका भाषा पे कमांड हो और कब किसको किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेना है, इसे कहेंगे भाषा विकास। आगे बढ़े, अगला है भैया विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, विकास के आयाम तो हो गए, अब विकास कौने कौने वजह से ना हुई तुम्हारा, बालक के अंदर किस किस वजह से विकास नहीं होगा, इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, लिंग। लिंग भी क्या करता है, कभी कभी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए फीमेल हो गई, लड़कियां हो गई, लड़कियों की जो लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणा थी, जो आज भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चल रही है, जिसको एनसीएफ ने क्या किया है, उस पर विशेष जोर दिया है कि भैया लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करना है, और लड़के लड़कियों को क्या है, विपरीत भूमिका में रहने का अनुमति देता है। तो लिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे नपुंसक वाले हो गए, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। अब जो फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, उसमें भी क्या है, जो लड़कियां होती हैं उनको क्या है, उतना घर से बाहर निकलने की आज़ादी भी नहीं कहीं कहीं है। तो कहीं कहीं लिंग की वजह से भी क्या है, विकास हमारा कम होता है। तो लिंग पे भी क्या है, डिपेंड करता है कि आपका विकास कितना होगा। अगला है भैया आयु। आयु के आधार पर भी क्या है, 10 साल के हैं तो कितना विकास होगा, 20 साल के हैं तो कितना विकास होगा, आयु पे भी होगा, अधिगम पे भी होगा। सबके सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर भी क्या पाया जाएगा, व्यक्ति भी मिलता है। इसके दौरान भी क्या होता है, प्रभावित होता है। एक ही कक्षा में हम सबको पढ़ाते हैं एक ही चीज़, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, होता है ना भैया, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं क्या, कि भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। पोषण, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति, बीमारी या चोट, संस्कृति, शिक्षा, विद्यालय या शिक्षक। अच्छा, शिक्षक लड़का पढ़े कितनों मन करोगा, शिक्षक ने पढ़ाओ जाए, अध्यापक पढ़ाना ही नहीं चाहे, तब भी वहाँ पे भी हो सकता है। विद्यालय, विद्यालय में सारी सुविधा ना हो, इसकी वजह क्या है, विकास कम हो सकता है। संस्कृति, शिक्षा, बीमारी या चोट, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज तरह के, अचानक किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें हाथ गायब हो गल, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं विकास हमारा कम होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जो विकास को प्रभावित करती हैं, मतलब विकास को रोकती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आगे निकलने के लिए। अच्छा, विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। विकास जब हुई भैया तक तो उन्हें परिवर्तन जरूर हुई। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके सीखने के बाद हमारे अंदर व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं कि जब नई चीज़ें हम सीखते हैं तो पुरानी चीज़ें क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो पुरानी चीज़ें क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे भी हम गैस पे खाना बनाओ सीख गए नहीं, तो चूल्हे पे खाना बनाओ धीरे धीरे क्या हो, भुला जाए, ठीक है। जैसे ही दूध का दांत टूट गल तो धीरे धीरे नया दांत जब आ गया तो दूध के दांत को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो जब नई आकृतियों का क्या होगा, जब नई चीज़ों या आदतों को जब जन्म होगा, जब नई चीज़ें सीखेंगे तो पुरानी चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगे, भूल जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अनुपात में परिवर्तन भी हो सकता है, वजन, लंबाई, विचार इत्यादि, इन सब में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। सीखने के तौर तरीके, ये सब में क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। अब आते हैं भैया, ये तो था विकास और वृद्धि। आप देखते हैं हमारा क्या है, अवस्थाएं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या होती है, प्रस्रव, प्रस्रव पूर्व अवस्था, ठीक है। पहली अवस्था क्या होती है, प्रस्रव पूर्व अवस्था। ये अवस्था 40 सप्ताह कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, 40 सप्ताह कह सकते हैं, या 9 महीना, ठीक है, कह सकते हैं, या 9 त्रिक 27, 9 महीना 10 दिन कह सकते हैं, या 280 दिन कह सकते हैं। और ये जो माता के गर्भधान से शुरू होता है, कब होता है, माता के गर्भधान से शुरू होता है। ये उस समय 9 महीना 10 दिन आप सबको याद है, लेकिन 280 दिन भी आपको याद है। लेकिन अगर एग्जाम में आके भाई 40 सप्ताह तक, तो 40 सप्ताह भी आपका क्या होगा, सही होगा। अच्छा, जब
महिलाएं उस समय जब भोजन लेती हैं, जो पोषण लेती हैं, जो भी खाना खाती हैं, वो उसके बच्चे को भी जाता है। जो भी खाना वो खाती है उसके बच्चे को भी क्या है, जाता है ना। तो उस दौरान आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या किसी प्रकार की बीमारी या चोट, मतलब किसी तरह से उन्हें दिक्कत ना हो। अगर उन्हें दिक्कत होगी तो बच्चे को भी दिक्कत होगा ही होगा। तो उनका उस समय क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी तरह क्या है, बच्चे को किसी तरह से प्रॉब्लम अगर नहीं पहुंचाना है, मतलब ना हो, तो आपको क्या है, विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसके खान पान पे, उसके रहन सहन, उसके कार्य करने पे, सारे चीजों पे। क्योंकि जो चीजें माँ बाप को होती हैं, जो रोग माँ बाप के अंदर होते हैं, वही क्या है, बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसी को वंशानुक्रम या वंशानुगत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया कि अगला क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था कितने का होता है, जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष। जो जन्म से 2 वर्ष होता है उसके शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती। कौन सी क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, मतलब समझ रहे हैं क्या क्या, जैसे कि आपको देख के वो रिएक्शन देगा। आप अगर बुलाते हैं बाबू बाबू कह के, या बच्चे कुछ भी कह के बुलाते हैं, तो बच्चा रिप्लाई देता है, या तो हंसता है, या तो उंगली चूसता है, या तो पलक झपकाता है। तो उसे कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं, कि मतलब आप जो बोल रहे हैं उसका वो जवाब दे रहा है। ठीक है, अगला है, ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, इसमें बच्चा जो है ना पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस समय बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पे ही डिपेंड रहता है, और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब समझ रहे हैं, जो रोना जन्मजात जो जैसे होता है ना, तो जो रोना हो गया, हंसना हो गया, ये क्या होते हैं, मूल प्रवृत्ति पे डिपेंड करते हैं, प्रतीकात्मक व्यवहार भी कहते हैं। अच्छा, नार्सिसिज्म भी इसे कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नार्सिसिज्म भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म। समलिंगिया, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, आपस में क्या है, समान, लड़के लड़कों को नहीं देखना चाहते हैं, लड़कियां लड़कियों को नहीं देखना चाहते हैं। मतलब इन दोनों में क्या होती है, ईर्ष्या वाली भावना होती है। 2 लड़कियां एक साथ नहीं रहते हैं, ना 2 लड़के एक साथ रहते हैं। तो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के अंदर क्या पाई जाती है, समलिंगी ईर्ष्या। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, इनके अंदर क्या है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन नकल करके सीख नहीं पाते, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति होती है। और सीखने की अनोखी उम्र, ये सीखने की सबसे अनोखी उम्र है। 0 से 2 वर्ष में जो चीजें आप सिखाएंगे, धीरे धीरे बच्चा उसे क्या सीखना स्टार्ट कर देगा। इसे कहेंगे सीखने की अनोखी उम्र। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। इस समय बच्चा क्या है, जो भी चीजें दिखती है उस सब चीजों को क्या है, जानना चाहता है कि क्या है, कैसे है, इन सारी चीजों को जानना चाहता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं करता है कि क्या है, कब है, कैसे, ये सब क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन वो जानने की इच्छा करता है कि ये चीजें क्या है। आपसे पूछ भले ही नहीं पाता, लेकिन जानने की इच्छा करता है, उसको गौरपूर्वक क्या करता है, देखता रहता है। और इस अवस्था में तेज शरीर, तेज मानसिक, मतलब इस अवस्था में बालक का जो शरीर होता है जल्दी से बढ़ता है। इसकी मानसिक क्षमता क्या होती है, चीजों को बहुत जल्दी क्या है, ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है और सीख भी लेता है। तो इस अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये जल्दी जल्दी चीजों को समझ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, ठीक है, और याद भी कर लेते हैं। और जो इसमें शरीर का जो विकास होता है बहुत जल्दी से होता है, मतलब ये तेजी से बढ़ते हैं जब 0 से 2 वर्ष के होते हैं तो। और लेकिन भैया इसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव। नैतिकता क्या होता है, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अगर मम्मी बोल दे पापा को मारो, तो बच्चा तुरंत पापा को मार देता है। अगर पापा बोले मम्मी को मारो, तो तुरंत बच्चा क्या करता है, मम्मी को मार देता है। जिसको बोलोगे उसको डंडा लेके दौड़ा के मारना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर पाई जाती है नैतिकता का अभाव। ठीक है, ये नहीं जान पाता उस समय क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का निर्धारण नहीं कर पाता उस समय। आगे चलें, अगला हमारा पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा क्या भैया, पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 से 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है। इसमें अनुकरण द्वारा सीख लेता है। शैशवावस्था में अनुकरण करके सीखने की प्रवृत्ति होती है। सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता है, लेकिन इस अवस्था में अनुकरण करके सीख लेता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जिज्ञासा ज्यादा होती है, उसमें जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी उसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। उसकी अपेक्षा क्या है, जिज्ञासा इसमें ज्यादा है। और क्या है, इस एज को टॉय एज कहते हैं, मतलब खिलौने की एज। इस एज में जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है, तो ज्यादा ज्यादा खिलौनों के बीच में रहना पसंद करता है, खेलना ज्यादा पसंद करता है। इसे कहते हैं टॉय एज भी। और यह भाषा अर्जन के संवेदी चरण है, मतलब भाषा को धीरे धीरे क्या है, अपने संवेदी चरणों द्वारा सीखना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक शीलता वाले प्रश्न में
या गेम में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मतलब कल्पना वाले क्वेश्चन को हमेशा करता रहता है और गेम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस अवस्था में भाग लेता है जब 2 से 6 वर्ष के बालक होते हैं बाल्य अवस्था में। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था। क्या आते हैं भैया? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इसमें तार्किक चिंतन, अच्छा 6 से 12 वर्ष के हो गए तो आप सबको पता है कि आप तो आंगनबाड़ी चले जा रहे हैं, 3 साल के होते तभी चले जा रहे हैं, 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में चले जा रहे हैं। तो जब 6 से 12 साल का है तो इसको कहेंगे प्रारंभिक स्कूल की एज। क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्कूल की एज। तार्किक चिंतन इसमें करना स्टार्ट कर देता है और चिंतन करने के लिए कोई ना कोई संकेत या कोई ना कोई चिन्ह होने चाहिए। इसमें तार्किक चिंतन, आरंभिक स्कूल की उम्र, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जो 6 से 12 साल की एज होती है इसमें इसको क्या कहते हैं? गंदी अवस्था भी कहते हैं। आगे देखिए, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। इसमें लड़कों का शरीर बहुत तेज तराक होता है। इसमें क्या होता है? बच्चों का जो शरीर होता है बहुत तेज तराक होता है, हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं। इसे कहेंगे स्फूर्ति की अवस्था। और ये खेल की अवस्था है, ये गेम की, ये क्या खेल का भाई अवस्था है। इसके ऊपर वाले में खेल में रुचि रख लेते हैं, लेकिन ये खेल की अवस्था ही है। संग्रहण या संग्रह की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। टोली, समूह, गैंग अवस्था, जीवन का अनोखा काल भी इसी अवस्था को कहते हैं। ठीक है, यूनिक पीरियड। समूह का भावना का मतलब इसमें क्या है? मित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लड़कों के साथ लड़कियां लड़कियों के साथ मित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब 6 से 12 साल के होते हैं। और ये बिना उद्देश्य क्या है? भ्रमण करना चाहते हैं, बिना उद्देश्य के यहाँ से वहाँ घूमने की इच्छा इनके अंदर बहुत होती है। शारीरिक विकास अपेक्षा के मतलब जो शरीर का विकास था वो धीरे धीरे कम होता है इसमें। इसके पहले वाले में बहुत तेज होता था, अब इसमें क्या होगा? थोड़ा कम होगा। उसके बाद संवेगात्मक स्थिरता, मतलब इनके अंदर संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है। और समलिंगी समूह, मतलब समान लिंगों के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। समलिंगी समूह का मतलब हो गया मित्र बना रहे तो लड़कों के साथ लड़कों का मित्रता और लड़कियों के साथ मित्रता। टोली, समूह से भी समझ में आ रहा है समान वाले होंगे, तो इसलिए समलिंगी भी यहाँ पे होना पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है? मतलब यहाँ हो सकता है, मतलब है ही। आगे बढ़े। किशोरावस्था जो भी है 12-13 से मतलब 18 वर्ष तक। कहाँ तक? 12-13 से 18 वर्ष। इस अवस्था को क्या कहते हैं? सबसे कठिन काल। इसी अवस्था में बालक जो बनना चाहेगा बन सकता है, जो बिगड़ना चाहेगा बिगड़ सकता है। तो इसमें पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को अपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो 12 से 18 साल की होती है बहुत कठिन होती है। इसको संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। बालक जब 12 से 18 साल का होता है ना तो बहुत उलझन में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है और फालतू चीजों को तनाव में रहता है। लेकिन वो सही गलत का निर्धारण नहीं कर पाता, क्या चीजें सही, किस पे हम चिंतन करें, किस पे ना करें। तो जीवन का सबसे कठिन काल है, इसमें बच्चा फैसला सही से नहीं ले पाता है जो 12 से 18 साल के होते हैं। ठीक है, ये संघर्ष है, तनाव, आंधी तूफान, मतलब कब ये कहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं, कब ये क्या सोचेंगे कोई पता नहीं, कब क्या करेंगे कुछ गारंटी नहीं होता है। इसको कहेंगे आंधी तूफान। मतलब पता है ना भैया, जब आंधी तूफान आता है तो ये नहीं देखता है किसका घर उजड़ रहा है, किसका घर बस रहा है। एक तरफ से चाहे मड़ई हो भैया, चाहे टाटी हो, चाहे पक्का मकान हो, सबको कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो आंधी तूफान की आवश्यकता होती है, ये अवस्था होती है। इसमें पता ही नहीं चलता, किसी के बारे में सोचते ही नहीं, क्या है कार्य करते जाते हैं, ये नहीं देखते किसको हमारे कार्य से तकलीफ होगी या किसको हमारे कार्य से क्या है बेनिफिट मिलेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखिए, विषम लिंगी आसन, मतलब इसके पहले वाले अवस्था में मित्र बना था, लेकिन इसमें क्या है विषम लिंगी आकर्षक, मतलब लड़का जो है लड़कियों के साथ और लड़कियां जो है लड़कों की तरफ क्या है ज्यादा एट्रैक्टिव होती हैं, मतलब ज्यादा आकर्षित होती हैं। बात समझ में आई? इसको स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं। वीर पूजा की भावना, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब समझ रहे हैं, जो चीजें ना दिखाई दे उसके बारे में क्या करना, चिंतन करना। जो चीजें ना दिखाई दे उसके बारे में भी चिंतन करना। शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, इसमें कल्पना की अधिकता होती है। विद्रोह प्रवृत्ति, विरोधाभासी मानसिकता, आत्महत्या की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। इसमें क्या है? आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। देश विदेश घटनाओं में रुचि, अपराध प्रवृत्ति की आशंका और मादक पदार्थों का सेवन का भय इसी अवस्था में होता है। तो ये था किशोरा अवस्था। मैं ज़्यादा चीज़ों को इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी है। ठीक है, हम बस चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। बाकी जिसको अच्छे से समझना है, पीछे वाले वीडियो में सारी चीज़ें ऐसे पढ़ाई गई हैं, उसको आप समझ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या है कि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हमको कवर करना है, तो इसलिए क्या है ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, जल्दी से चीज़ों को क्या करना है, हमको कंप्लीट करना है। ये रिवीजन के तौर पे आपका चल रहा है भैया, तो रिवीजन की तरह होगा। बाकी जो पहले से पढ़े होंगे उनके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण। हमने विकास पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, अवस्था पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अच्छा भैया वंशानुक्रम क्या है, इसको ध्यान देखिए। वंशानुक्रम एवं वातावरण,
वंशानुक्रम देखिए, बच्चे के जो लिंग का निर्धारण होता है पिता से होता है। जो बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? पिता का होता है, पिता से होता है। पिता में XY पाया जाता है और महिला माता में क्या पाया जाता है? XX। लड़कियों में XX होते हैं और लड़कों में क्या होते हैं? XY। इसलिए Y पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। तो जो लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है भैया? पिता से होता है। पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़ों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं और गुणों के वाहक जीन या पैतृक से मिलते हैं। जो गुणों के वाहक हैं वो जीन या पैतृक से मिलते हैं। अच्छा, वर्धांधता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारी है। वर्धांधता एवं हीमोफीलिया क्या होती है? ये जन्मजात बीमारी है। और जो वर्धांधता है इसमें लाल और हरे रंग का क्या है? लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता बच्चा। और जो हीमोफीलिया है इसमें क्या होता है? कट जाने के बाद कंटिन्यू ब्लड हमारा बहता रहता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता है। और ये राजघरानों की बीमारी है। किसका बीमारी भैया? ये राजघरानों की बीमारी है और सबसे पहले रानी विक्टोरिया को ये हुआ था। आगे बढ़े, अगला क्या? वर्धांधता के रोगी को हरे और लाल रंग को पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी कहा जाता है। इसलिए ज्ञातवाग, इसकी पहली जो ज्ञातवाग है क्या इंग्लैंड के रहने वाली कौन है? रानी विक्टोरिया थी। अनुवंशिका जनक मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने मटर पर खोज किया था, ये सब जानते हैं। ठीक है। विकासवाद का जनक लेमार्क तथा सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़ के अलग न हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है और पिता के द्वारा एक अतिरिक्त X गुण प्राप्त होने के कारण बालक के अंदर क्या होता है? क्लीलफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। अगला हमारा है, बालिका शिशु में महिला के गुण का अभाव पाया जाएगा जब उसमें क्या XO गुणसूत्र मिलेगा तो। अच्छा, इसे टर्सरन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये तीनों सिंड्रोम आपको याद होना चाहिए। तीनों सिंड्रोम क्या है आपको याद होना चाहिए, तब क्या भैया आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अगला देखिए, जीन में 2 जैविक गुण पाया जाता है। जीन के अंदर 2 जैविक गुण पाया जाता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। जीन क्रोमोसोम में पाया जाता है। जीन किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लाल और हरा रंग का भेद इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि किसी न किसी तरह के उसके अंदर प्रोटीन दोष होता है जिसे डेल्टोनिज्म कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक प्रोटीन दोष होता है जिसको डेल्टोनिज्म कहा जाता है। गोरी प्रजाति में लगभग 8%, काली प्रजाति में लगभग 4% पाया जाता है। हीमोफीलिया में रक्त का स्राव होता रहता है। ठीक है, तो हमने बता दिया। उसमें थक्का नहीं बन पाता है। इसको हेल्डन इस रोग का विस्तृत वर्णन किया। किसने? हेल्डन ने इस रोग का विस्तृत वर्णन किया है। अगला है वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक जगह से दूसरा जगह, प्रत्यागमन मतलब एक में से दूसरे में। ये मेल्डन के तीसरे नियम के आधारित पर है, अर्थात कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली होते हैं। कभी कभी संतान क्या है? माता पिता के विपरीत गुणों वाले होते हैं। क्यों होते भैया? इसलिए कि ये अनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कभी पहले पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी का कभी कभी गुण क्या है? पहली पीढ़ी में दिखाई दे सकता है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, बाकी पूर्वजों का जो होता है, विशेष पूर्वजों का। अच्छा, इसमें क्या होता है भैया? चयनित गुणों का क्या होता है? आप देखिए, चयनित गुणों मतलब माता पिता के सभी गुण बच्चों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चयनित गुणों का नियम ये कहता है कि माता पिता के सभी गुणों का क्या है? माता पिता के जो सभी गुण है बच्चे के अंदर नहीं आते हैं। क्या पता उसके दादा दादी, परदादा परदादी कहा जाए, परदादा परदादी या नाना नानी, ऐसे गुण भी क्या आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। संयोग का नियम, जो बच्चे का जो लिंग होता है ना, जो बच्चे के लिंग का निर्धारण माता पिता के संयोग पर होता है। ये पहले से निर्धारित नहीं होता कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये संयोग पे डिपेंड करता है। इसे संयोग का सिद्धांत भी कहते हैं या संयोग का नियम भी कहते हैं। अगला है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। यह लैमार्क का सिद्धांत है। वातावरण द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम, मतलब अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम से क्या है जो चीजें मिलती हैं वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं अर्जित गुणों के वितरण का नियम। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब ये चलता रहता है। जैव सांख्यिकी का नियम, यह फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता दादा दादी परदादा मतलब 1/4 मतलब ये बटे में एक तरह से बढ़ता रहता है। विषमता का नियम, बालक के सभी गुण माता पिता से नहीं आते हैं। क्या पता उसे दादा दादी से आ जाए, क्या पता उसे परदादा परदादी से आ जाए। अब आइए वातावरण। वातावरण क्या कहता है? वातावरण उन सभी तत्वों को मान सकते हैं। वातावरण उन सभी तत्वों को मान सकते हैं जिसकी वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं या जिसको हम प्रभावित कर रहे हैं। वातावरण उन सभी तत्वों को मानेंगे जिसकी वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं भैया, या तो उसको प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमसे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। बात समझ में? उत्तम जीविता, उत्तम जीविता का सिद्धांत ये कहता है भैया कि आपका उत्तम जीवन तभी संभव है जब क्या है, पर्यावरण के अनुसार ढल जाए। मतलब जो समाज है समाज के अनुसार ढल जाए, जो परिवार है परिवार के अनुसार ढल जाए। अगर भैया परिवार को उल्लंघन करवा, समाज को उल्लंघन करवा, कानून को उल्लंघन करवा, तो कानून समाज घर परिवार तो उठा के भरे फेंक दी।
तो आपको उनके अनुसार क्या करना है, खुद को ढालना है, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है। झगड़ा झंझट करबा, घर से ले करीबा, कोनो मतलब ना निकली। तो आपको घर परिवार समाज समुदाय के अनुरूप खुद को ढालना पड़ेगा। अगर ठंडी के मौसम है तो ठंडी के सहले की क्षमता बढ़ावा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी को सहने की क्षमता बनाइए। अगर आप एसी में रह रहे हैं तो 100% आपको बीमार होना है। क्या पता गर्मी में आप तो एसी में है, अचानक से भैया बाहर निकल गया, लग गल धूप, तो तबियत तो और खराब हो जाएगी। तो मौसम के अनुरूप आपको क्या खुद को ढालना है, तब आपका उचित जीवन हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्या है, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। यह लामार्क का सिद्धांत है, वंशानुक्रम में बालक को वही गुण जीन्स द्वारा मिलते हैं जो वातावरण में अर्जित किए जाते हैं। ये तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं भैया, अगला हमारा पॉइंट क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता। क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता क्या कहता है कि दुनिया में कभी भी दो लोग एक तरह नहीं होते। दुनिया में कभी भी दो लोग एक तरह नहीं होते। सबके अंदर किसी न किसी तरह से क्या कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। हमने बताया लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, कार्य के आधार पे, सोचने समझने विचार करने की क्षमता के आधार पे कुछ न कुछ क्या भिन्नता पाई जाएगी। इसको हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। भले जुड़वा बच्चे क्यों ना, फिर भी उनके अंदर पाई जाएगी क्या, वैयक्तिक विभिन्नता। भले ही जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर क्या पाई जाएगी, वैयक्तिक विभिन्नता। मैं चीज़ों को इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको क्या करना है, कवर करना है। हमारा जीवन रिविजन एक क्लास चल रहा है इसलिए। बाकी जिसको आराम से देखना है, पीछे वाला वीडियो ऐसे आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे आते हैं, दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते, इसमें कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। यह वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक किसको मानते हैं, फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन को मानते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का, ठीक है, जिन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन किया था। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। मतलब कोई भी ऐसा पहलू जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता। कोई भी पहलू जिसमें डिफरेंस पाया जाएगा आपके अंदर। जब वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार कैसे होते हैं, शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक मतलब क्यों छोट हुई, क्यों मोट हुई, कोई बड़ियार हुई, कोई पतली हुई, छोट हुई, शारीरिक के हिसाब से। मानसिक विभिन्नता, सोचने समझने विचार करने की क्षमता सबके भैया अलग अलग होती है, इसलिए भी पाया जा सकता है। संवेगात्मक, क्यों ज़्यादा रो वाला, क्यों कम रो वाला, क्यों दू थपड़ा मरबा तो 1 घंटा रोई, क्यों दू थपड़ा मरबा तो 1 सेकंड ना रोई। तो क्या है, संवेग के आधार पे क्यों को दू थपड़ा मरबा 2 गाली देवा तो ना गुस्से हैं, क्यों के बिना बोल नहीं गुस्सा लगी। तो क्या होते हैं, संवेग के अंदर आते हैं। व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता, ठीक है। अच्छा, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, बुद्धि, ग्रहण शक्ति, शिक्षा, अधिगम, रुचि, वंशानुक्रम, वातावरण, धर्म, संस्कृति, क्षमता, नजरिया, भाषा, वेशभूषा, खान पान, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, सृजनात्मकता, लिंग, उम्र, प्रजाति, राष्ट्रीयता, व्यवसाय। ये सारे क्या है, व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। अगला, व्यक्ति विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग क्या है, ठीक है। समाज, देखिए उपयोग क्या है, विविध शिक्षण विधियां। अच्छा, जब व्यक्ति विभिन्नता आएगी तो इसका उपयोग ये है कि जो विविध शिक्षण विधियां हैं, मतलब जो अध्यापक के कई तरह के शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा आपकी कक्षा में आपको पढ़ाने के लिए। बहुस्तरीय पाठ्यक्रम, कई तरह से मतलब पाठ्य को क्या है पढ़ाने की कोशिश करेगा। विविध प्रकार के मूल्यांकन, अलग अलग तरीके से आपको मूल्यांकन किया जाएगा, कभी शाब्दिक, कभी अशाब्दिक, कभी सामूहिक परीक्षण, कभी व्यक्तिगत परीक्षण, कभी खेल कूद के हिसाब से माध्यम, जिसमें पोर्टफोलियो भी आता है, ठीक है। कभी अभिभावक द्वारा, कभी सहपाठी द्वारा, कभी अध्यापक द्वारा किया जाएगा मूल्यांकन। तो ये हो गया क्या है, विविध प्रकार के मूल्यांकन। ये सारी ट्रिक में अलग अलग मात्रा में मतलब सबको अलग अलग मात्रा में गृह कार्य देना, क्योंकि भैया कुछ मंद बुद्धि वाले बालक होंगे, कुछ तीव्र बुद्धि वाले बालक होंगे, कुछ कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होंगे, तो उनको उसके मानसिक क्षमता के अनुरूप आपको क्या करना है, होमवर्क देना है। बात समझ में आई। अगला कार्य है मानसिक वर्गीकरण। बहुउद्देशीय विद्यालय, विविध शिक्षण सामग्री, मतलब क्यों अंधा बा तो उसके लिए क्या है, ब्रेन लिपि का प्रयोग। तो मतलब दृष्टिबाधी जो दिव्यांग बालक के उनके लिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री को क्या करना है, यूज करना है। विभेदीकरण शिक्षण, ध्यान, ये सब क्या है, विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग वाले पॉइंट है। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या भैया, समान शब्द के साझे में कभी नहीं आना है। उचित, अच्छा विकल्प का चयन करें, उचित विकल्प का चयन करें जिसमें अंतरों का समान, मतलब जिसमें व्यक्ति विभिन्नता का समान किया जाएगा, वही क्या होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा। 2 विद्यार्थियों में तुलना कभी नहीं करना है, किसी भी आधार पर आपको 2 विद्यार्थियों की तुलना नहीं करना है। व्यक्ति विभिन्नता का उल्लंघन करने वाले विकल्प क्या होंगे, चयन आपको नहीं करना, वो क्या होंगे, गलत होंगे। अब हमारा इसमें का लास्ट टॉपिक है क्या है, सामाजिककरण। देखिए भैया, सामाजिककरण पर क्या, समाज का अर्थ है समाज के रीति रिवाज, मान्यताओं के एवं नियमों के अनुसार समायोजन करना। मतलब जो
घर परिवार समुदाय समाज ने जो भी नियम कानून जो भी दायरे बनाए उसका क्या करना है, आपको पालन करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, उसी के अनुसार खुद को ढालना है। उसे क्या कहलाएगा, सामाजिकरण। समाज जो कहता है, समाज जो ने दायरा बनाया है, समाज ने जो भी चीजें डिसाइड की हैं उसको क्या करना है, आपको मानना है और उसी के अनुसार खुद को क्या करना है, ढालना है। वही क्या लगेगा, क्या, सामाजिकरण। इसे वो सामाजिक विकास भी कहेंगे। अच्छा, सामाजिकरण के निम्नलिखित प्रकार क्या होगा, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, लिंग समाजीकरण, अग्रमी समाजीकरण और पूर्ण समाजीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये। अच्छा, समाजीकरण के प्रमुख कारक कौन कौन है, परिवार। पहला क्या होगा, परिवार। प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा, परिवार। द्वितीय समाजीकरण क्या होगा, विद्यालय होगा। तीसरा, लिंग वाला जो समूह होता है, औरतों का अलग समूह, लड़कों का अलग समूह। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या, प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय, परिवार और विद्यालय, दो चीजें बार बार आपको पूछी जा रही है यहाँ से समाजीकरण के एग्जाम में। अरे आपके एग्जाम में समाजीकरण से टॉपिक बार बार जो है पूछी जा रही है। अच्छा, आगे ये परिवार, यह समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे सक्रिय और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक एवं अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब कहीं भी कभी भी केहू से जो चीज सीख ले का वही अनौपचारिक। कहीं भी कभी भी किसी जो भी हम सीख लेंगे क्या होगा, अनौपचारिक। तो ठीक है, कारक, यहाँ से बालक आदतें, संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, मिलजुल के रहना जैसे सामाजिक गुणों को सीखता है। तो मतलब बालक जो है समाज का पहला पाठ कहाँ पढ़ल भैया, अपने परिवार में। तो बालक जो है समाज का पहला पाठ कहाँ पढ़ता है, अपने परिवार में। दूसरा कहाँ पढ़ी, अपने विद्यालय में। विद्यालय यह समाजीकरण का पहला, औपचारिक, द्वितीयक तथा महत्वपूर्ण कारक है। यह औपचारिक, औपचारिक मतलब निश्चित समय, निश्चित पाठ्य पुस्तक, निश्चित विषय विशेषज्ञ, निश्चित विषय, ये सारी चीजें जहां निश्चित होगी क्या कहेंगे, औपचारिक, चार दीवारी के अंदर। ठीक है। अच्छा, यह बालक का सहकारिता, समूह भावना, आपसी लेन देन, निर्धारण समय में काम करना, ये सब चीजें सीखता है कहाँ से, विद्यालय से। अब मीडिया का भी है। आज के दौर में मीडिया पिछले कुछ वर्षों में समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। इसके द्वारा अधिगम, आदत, वेशभूषा, खान पान सभी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब मीडिया के अकॉर्डिंग भी हम देश विदेश की चीज़ों को देख रहे हैं, शहर गांव की चीज़ देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या अपने आप को हम चेंजेस धीरे धीरे कर रहे हैं। हमको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये भी आदतों का क्या होता है, नए नई चीज़ों हम आपसे सीख रहे हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, हम उम्र बालक क्या है, हम उम्र बालक, हम उम्र बालक क्या होते हैं, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करके क्या है सीखते हैं। बालक उसे सीखना चाहता है जो उससे क्या होगा, ज्यादा ज्ञानी होगा। ठीक है, तो बालकों के साथ बच्चे बिना किसी भय या दबाव मुक्त विचारों से अभिव्यक्त, मतलब जब सहपाठियों के साथ रहेंगे, अपने उम्र के बराबर के लोग के साथ रहेंगे तो अपने विचारों को खुल के क्या आदान प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो सीख पाएंगे। तो यहां तक था हमारा क्या खत्म, हमने क्या पढ़ा। आइए आगे और देख लेते हैं, आगे हमारा क्या छूटा हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है भैया, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है भैया, बालक को बालक के रिस्पेक्ट में, मतलब बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा दी जाएगी, बालक के रुचि के अनुसार, बालक के मानसिक क्षमता के अनुसार अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। बालक की रुचि, बालक के मानसिक क्षमता, बालक के अनुरूप, ठीक है, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसे कहेंगे क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। अच्छा, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाजों को, उनके अनुभवों को वरीयता देना। मतलब क्लास में जब वो पूछे तो क्वेश्चन तो क्या करके भैया कुछ सुने के, आपको सुनने के बाद ही क्या है, अब मतलब उसकी आवाज को दबाना नहीं। अगर कोई कुछ पूछ दिया तो आपको मना नहीं करना, अरे भैया चुप बैठ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो वो कह रहा है पहले उसके विचारों को सुनिए, फिर उसका उत्तर दीजिए आप। तो उसकी आवाजों को दबाना नहीं है, उसकी आवाजों और उसके अनुभवों क्या देना है, वरीयता। वो उसके अनुभव भले ही आधे अधूरे क्यों ना हो, उसके अनुभव आधे अधूरे क्यों ना हो, फिर भी क्या करना, अब उसकी आवाजों को सुनेंगे और उसको महत्व देंगे और उसी के आधार पर जोड़ के आप नई चीजों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। मतलब पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नए ज्ञान की तरफ आपको ले जाना है। किताबी ज्ञान को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना, एनसीएफ इस पे जोड़ देता है। ठीक है, जैसे में वरीयता देना अर्थात शिक्षण, विद्या, विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि चयन करते समय बालक की रुचिपूर्ण ज्ञान, उम्र, ग्रहण शक्ति सबको वरीयता देना। मतलब बालक को रिस्पेक्ट में रख के काम जो किया जाएगा वो कहलाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। कि भैया आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का कक्षा है, जो इंडिया में समावेशी शिक्षा है, मतलब एक ही क्या है, एक ही जगह बच्चे आगे अलग अलग जाति धर्म लिंग के क्या एक ही जगह आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्रियों में आप क्या करना है, चेंज करना है। आपको अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियों को यूज करना है और अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियों के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिखाना है। अगर भैया कहीं कहीं आपको चीजें लग रही कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्पीड कम करके देख लीजिए, स्पीड को कम करके देख लीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से कवर करना है हमको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है
कि पूर्व ज्ञान का सिद्धांत मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिद्धांत, करके सीखने पर जोर देना, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत मतलब आपको बालक के अंदर रुचि पैदा करना है, जिससे वो अंदर से प्रेरित हो काम करने के लिए। जब अंदर से प्रेरित होगा तो उस चीज को ज्यादा सीखेगा और वो लंबे समय तक अस्थायी रूप से पड़ा रहेगा उसके माइंड में। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला कह रहा है जीवन से जोड़कर, मतलब जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसके जीवन में उसका उपयोग है कि नहीं है, ये चीजें उसको बताते चलना है आपको। भैया कुछ पढ़ा दे जीवन में यूजन है, तो जो भी चीजें पढ़ाना है वो उसके जीवन को और बेहतर बना सके, आपको ऐसी शिक्षा देनी है। उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के जो भी किताबी ज्ञान को उसको बताना है। अगला क्या कह रहा है कि रुचि का सिद्धांत, जब बच्चे का रुचि होगा तभी आप सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा और आपका सहयोग करेगा, मतलब आपसे अंतःक्रिया करेगा, जिससे वो क्या ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा, ले आएगा उसी के अनुसार। अगला भैया बाल केंद्र प्रगतिशील शिक्षा, यहां से भी क्वेश्चन खूब बनना है। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है, जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगति मतलब बढ़ना, प्रगति मतलब बढ़ना। प्रगतिशील शिक्षा उसे कहेंगे जब बालक की रुचि होगी, जब ओकर मन रही तब अगर पढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सीखेगा। अगर उसका मन नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लिए चीजों को तो सीखेगा, लेकिन लंबे समय तक वो अस्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जब हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, हमारा मन करता है या हमारा मन लगता है किसी कार्य में, तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वहां पे हमारे समय भी कम लगता है और जो सीखते हैं वो लंबे समय तक के लिए भी होता है। आगे बढ़ी, वास्तविक जीवन से जुड़ी सामाजिक शिक्षा जो रोजगार आधारित हो उसे कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं, मतलब ये ना कि फेल कर दिला, पास कर दिला, फलाने डिग्री तुम्हारे पास और डिग्री कौन काम, उस डिग्री का क्या काम जिसका उपयोग ही ना कर पाए आप जीवन में। तो जो भी चीजें भैया पढ़ा रहे हैं ना, जो भी चीजें आप बता रहे हैं उसके जीवन में उपयोग होने वाली है कि नहीं, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। बात समझ आई। अगला कह रहे विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, ठीक है। विद्यालय लघु समाज है, गुड। ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करना पड़ती है। मतलब ज्ञान कोई प्राप्त माल तैयार नहीं कि बाजार से कुछ भी खरीद लिए, मतलब किताब खरीद लें तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान तब आएगा भैया जब आप उसमें क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, जब उसमें क्या लिंग होंगे, जब अपना अपना समय देंगे उसमें, तब आपको ज्ञान करें। तो ज्ञान की रचना करनी होती, ना कि ज्ञान कोई प्राप्त माल है जिसको हम कहीं से भी खरीद के अब खा लेते हैं। ऐसा नहीं खाना खा लिया पेट भर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ भी हमेशा सत्य नहीं और अलग अलग लोगों के लिए कुछ अलग अलग। अच्छा ये बातें कुछ नहीं। आगे प्रगतिशील शिक्षा जीवन को ही शिक्षा मानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, जीवन को ही शिक्षा मानती है। जो भी शिक्षा दी जाएगी उसको जीवन के, बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने वाली होनी चाहिए, उसे कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, प्रयोग द्वारा सीखने तथा प्रोजेक्टर द्वारा सीखने पर जोर देती है। मतलब करके सीखने पे, जिसमें बालक गतिविधियों के आधार पर सिखाया जाए, जिसमें बालक खूब उसमें इन्वॉल्व हो, खुद इन्वॉल्व हो, करके सीखे और सक्रिय होकर सीखे, उसे कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा। अच्छा, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी अमेरिका में लैब प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थापना की। ये यहां से पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें बालक की रुचि पूर्व ज्ञान क्षमता के अनुरूप सिखाया जाता है। मतलब जहां पे बालक को रुचि होकर, जहां पे मन लगे, जो उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार आपको ये सब कार्य करना है, सिखाना है। अच्छा, जॉन डीवी ने शिक्षा को 3 ध्रुवी माना। क्या माना भैया? 3 ध्रुवी। पहला क्या है? टीचर, बालक, पाठ्यक्रम। अच्छा, जो टीचर होता है वो स्वतंत्र चर होता है, जो बालक होता है टीचर पे क्या होता है? आश्रित होता है। और पाठ्यक्रम क्या होता है? जो मध्यस्थ, मतलब इन दोनों को जोड़ने वाला होता है। किताब भैया अध्यापक और टीचरों को जोड़ता है, और टीचर जो स्वतंत्र होता है और स्टूडेंट क्या होता है? उसके ऊपर आश्रित होता है। और लेकिन को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है भैया? किताब होती है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो भी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है, आज जितने भी सारे टॉपिक है इसमें हमको कई नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।